श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी के रखत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। उसमें कल बताए थे कि वन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, वनों में या वनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, कल जैसा कि इसको बताए थे। तो इसी वन अध्याय 2 के वन एवं वन संबंधित चीज़ों में आज हम आपको बताएंगे कि जैव विविधता क्या होती है। प्रश्न हमारा है कि जैव विविधता क्या होती है, मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व होता है या क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो उसमें देखा जाता है जैव विविधता जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की जातियों की विभिन्नता है जो एक अन्योन्य क्रिया तंत्र की तरह निश्चित आवास में पैदा होते हैं। अर्थात जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। मतलब जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जैव विविधता वनस्पति तथा प्राणियों में पाए जाने वाले जाति विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से चले आ रहे हैं। जीवन के सतत विकास के लिए प्रक्रिया मतलब जैव विविधता की प्रक्रिया होना आवश्यक है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जैव विविधता की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और बहुत सी जैव विविधता में ऐसी चीज़ देखा जाता है कि जो संकट के कगार पे पड़ी हुई अर्थात वह अभी विलुप्त होने वाली है। तो इसका भी मतलब बचाव हमें करना है। तो हम अब अगली हेडिंग है आपका मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। इसका मानव जीवन के लिए महत्व। देखा जाता है मानव जीवन के लिए क्या महत्व, जैव विविधता का मानव जीवन के काल में क्या महत्व है। मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास तथा परिवेश संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के प्रयोग की दृष्टि से ही मानव की अनेक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया गया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। इसमें बताया गया है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता से अभिप्राय यही बता रहा है इसमें कि जीव जंतु तथा पादप जगत में पाई जाने वाली मतलब जीव जंतु और वनस्पति में पाई जाने वाली विविधता से संबंधित है या इसके बारे में बता रहा है कि संसार में अन्य देशों की भांति भारत देश में भी जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है। जीव जंतु या जैव विविधता अन्य देशों की भांति भारत में भी जैव विविधता पाई जाती है। भारत में लगभग 92,037 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें देखा जाता है जल में या समुद्र में 2500 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। इसके साथ साथ 2000 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि पक्षियों की पाई जाती हैं। पक्षियों में जो प्रजाति पाई जाती है इसमें लगभग 2000 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि पक्षियों से अंतर्गत रखी जाती हैं। 4500 प्रजातियां जो होती हैं पौधों की पाई जाती हैं। 45,000 प्रजातियां जो होती है पौधों की पाई जाती हैं। पौधों में इसके अतिरिक्त उभयचरी सरीसृप स्तनपायों के छोटे छोटे कीटों तथा कृमियों को मिलाकर भारत में विश्व का लगभग 70% जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए हमें
इसके कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे स्तनपायी पशु क्या होते हैं, शिकारी पशु क्या होते हैं, अन्य जीव जंतु क्या होती हैं, तो यह इनके अंतर्गत रखा गया था। अब अगला प्रश्न हमारा आता है, वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण एवं उपाय बताइए। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इनकी उपाय बताना है, इनके संरक्षण के उपाय बताना। तो इसमें बताया गया है, पशुओं और वन प्राणियों तथा जीव जंतुओं का संरक्षण देश की आर्थिक महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये सभी पर्यावरण के आवश्यक अंग हैं, परंतु मनुष्य की भौतिकवादी एवं पूंजीवादी संस्कृति के कारण आज भी इन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। संकटग्रस्त जंतुओं एवं उनके आवासों को बचाने की प्रक्रिया को ही वन्य जीव संरक्षण कहलाती है। वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य में बताना है, इसके अब क्या बताना है, ये संरक्षण है, इसके अब उद्देश्य बताना है। उद्देश्य किस उद्देश्य से इसका किया जाता है, तो इसमें बताया गया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सरकार ने सन 1972 ईस्वी में लागू किया था। इस अधिनियम पारित करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या था, नंबर 1, वन्य जीवों के आवास तथा संरक्षण पर ध्यान देना। पहला था उसमें वन्य जीवों के आवास पर तथा उनके संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे वन में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, यदि वनों को हम साफ कर दिए, काट के गिरा दिए या उसको नष्ट कर देते हैं, तो वन के प्राणी कहाँ रहेंगे, अर्थात उनके संरक्षण के लिए हमें वन को रखना जरूरी पड़ता है। तो ध्यान रखने की बात यही है कि उनके जीव जंतुओं, जंगली जीव जंतु या वनों में रहने वाले जीव जंतुओं, पक्षियों के रहने के लिए उनके जो आवास होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा नंबर है, संपूर्ण भारत के रक्षित वन्य जीवों की जातियों की सूची प्रकाशित करना चाहिए। तीसरा है, संकटग्रस्त जीव प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो संकट है ग्रस्त पक्षी होते हैं, जैसे आप देखते हैं सारस, पांडा पक्षी या इस तरह से जो देखा जाता है कि हमारे यहाँ संकट के बिल्कुल कगार पे हैं, इन पक्षियों का हमें शिकार नहीं करना चाहिए, अर्थात इनका हमें संरक्षण करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित करना चाहिए। अगला 5 नंबर है, वन्य जीव आवासों की कानूनी रक्षण करना तथा जंगली जीवों की व्यापार को रोकना चाहिए। वन जीव संरक्षण के उपाय बताना है, और उसमें उपाय क्या बताना है, सरकार को पशुधन को बचाने के लिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों का विकास करना चाहिए। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा इसके उदाहरण हैं। वन्य प्राणी निश्चंद रूप से वनों में विचरण करते हैं, अतः उनके संवर्धन के लिए प्राणी उद्यानों का विकास किया जाना चाहिए। लुप्त होने वन्य प्राणियों की प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए प्राणी संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। 4 नंबर है, पशुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए पशुओं के शिकार पर प्रभावी रोक लगा देनी चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। उद्यान के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे रक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पति को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। वन प्राणियों के साथ प्राकृतिक वनस्पति को भी क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर से सबसे अधिक बल दिया जाता है, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक बल दिया जाता है, इसको संरक्षित रखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम आपके सामने भारत का नक्शा बना देते हैं।
अब इसमें देखते हैं कि भारत के किन किन प्रदेशों में, किन किन राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है जम्मू कश्मीर में दाचिग्राम नामक राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जैसा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है दुधवा, यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे सुंदरवन देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन डेल्टा के पाया जाता है, मतलब यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखा जाता है ये चिल्का अभ्यारण्य पाया जाता है। ये जो है यहाँ पे ये चिल्का क्या है, चिल्का अभ्यारण्य पाया जाता है। जबकि इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर देखा जाता है तो ये पाया जाता है सिमलीपाल, क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ यहाँ पर देखा जाता है राजस्थान में, यहाँ पे है सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान, क्या है यहाँ पे सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के नीचे देखेंगे तो घाना, मतलब केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे केवलादेव घाना। इसके बगल में रणथंभौर एक अभयारण्य पाया जाता है, इसका नाम है रणथंभौर। और यहाँ पे गुजरात में देखा जाता है तो गिर वन पाया जाता है, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ महाराष्ट्र में देखा जाता है तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। मध्य प्रदेश में देखा जाता है यहाँ पे है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इस तरह से देखा जाता है भारत के इन प्रदेशों में। जैसे यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाता है जम्मू कश्मीर में दाचिग्राम सबसे ज़्यादा पूछता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है क्या, काजीरंगा। यहाँ असम में क्या है, काजीरंगा। यहाँ पे ये बहुत पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, काजीरंगा, जो कि असम में पाया, ये राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम पाया जाता है। एक असम में और पाया जाता है, इसका नाम है मानस, क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। तो यहाँ पे अब आएंगे मृदु मुलु मलाई राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे नीचे पाया जाता है। यहीं पे एक है नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो कि सर्वप्रथम यहाँ पर देखा जाता है तमिलनाडु राज्य में लगभग ये बनाया गया था। तो इस तरह से देखा गया मुख्य रूप से भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान जो पूछते हैं, जिनमें से आपको अधिक से अधिक पूछता है सिमलीपाल, क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे देखा जाता है सरिक्का कहाँ है, राजस्थान में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यहाँ राजस्थान में। रणथंभौर अभ्यारण्य जो होता है ये भी कहाँ है, राजस्थान में। गुजरात में देखा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि महाराष्ट्र में देखा जाता है संजय गांधी, यहाँ पे होता है संजय गांधी
राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश में देखा जाता है तो यहाँ पे एक है क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जबकि उत्तर प्रदेश में एक अभयारण्य पाया जाता है जिसका नाम क्या है, चंद्रप्रभा। क्या है, चंद्रप्रभा। ये एक अभयारण्य है जो कि हम अपने चंदौली में पाया जाता है। इसके ऊपर देखते हैं उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके जस्ट बगल में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से मुख्य जो उसमें मुख्य है तो अभी कभी चूँकि राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वो लगभग 99 है। कितना है, 99 है, जो कि अभयारण्य होते हैं 515 है। पूरे भारत में देखा गया तो राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वो 99 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जो अभयारण्य होते हैं वो कितना है, 515 अभयारण्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से हम आपको दिखा दें कि ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब भारत का जो होता है, जैसे भारत की स्थिति क्या होती है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि आप यहाँ से देखते हैं, ये जो रेखा गुजरी हुई है यहाँ से ये 8 राज्यों को क्रॉस करती हुई चली जाती है। इसका एक सूत्र होता है, ये कितने राज्यों को क्रॉस करती है, कर्क रेखा कितने राज्यों को क्रॉस करती है, सूत्र के हिसाब से आप उसको पढ़ेंगे तो शायद यह आपको जल्दी याद हो जाएगा कि कितने राज्यों। जैसे इसमें दिया है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मित्र मी मतलब मिजोरम, यहाँ पर देखिएगा, त्र मतलब त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान यहाँ पर है, ग मतलब गुजरात, म मतलब महाराष्ट्र, छ मतलब छत्तीसगढ़, झार मतलब झारखंड। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा होती है जो भारत के बीचों बीच जाती है वह कितने 8 राज्यों से क्रॉस करती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं बेटा? मित्र पर गमछा झार मतलब मित्र मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, म मतलब होता है महाराष्ट्र, छ मतलब होता है छत्तीसगढ़, झार का मतलब होता है झारखंड। अर्थात इसका सूत्र याद आप कर लेंगे, मित्र पर गमछा झार। तो इस तरह से ये जो होती है कर्क रेखा वह कितने पर 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देख लिया गया। अब पूरे भारत का देखा गया ये जो है कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। अब देखते हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो कि आपको यहाँ इलाहाबाद के समीप से देखा जाता है। तो मानक भारत की मानक दिशा यहाँ हैदराबाद से यहाँ देखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ से इधर पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की तरफ आते हैं तो समय घटता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे 97 डिग्री 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। जबकि हमें पता है एक देशांतर के बीच जो यहाँ पे आप देखते हैं खड़ी रेखा होती है, इस तरह से खड़ी रेखा होती है। एक देशांतर मतलब इन एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? यहाँ पे देखेंगे एक देशांतर के बीच का जो समय होता है 4 मिनट का अंतर पड़ता है। कितना? 4 मिनट का अंतर मतलब पड़ता है। इस तरह से देखते हैं कि मतलब एक देशांतर की दूरी कितना होती है 4 मिनट के लिए। तो कितने देशांतर है बेटा? अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 68 है, 68 है
68 में 2 जोड़ 68, 69, 70, यहाँ पे 3 हो गया, 70 से 10 80, 10 हो गया, और 80 से 10 90, 23 हो गया, और 7 ये हो गया 97। इस तरह से हम जोड़ते हैं 10, 10, 20, 10, 30, मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब 30 डिग्री देशांतर हो गई। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, तो 30 डिग्री में कितना होगा, 30 गुणे 4 बराबर 3 चौका 12, 120 मिनट। कितना, 120 मिनट का अंतर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 2 घंटे का समय पड़ता है। 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 60 का भाग दे देंगे आप, 60 मिनट का भाग देंगे तो मतलब 60 मिनट का 1 घंटा, तो 120 मिनट का 2 घंटा होता है। इस तरह से देखा जाता है। 68 से लेकर 97 डिग्री के बीच में 2 घंटे का अंतर पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे सूर्य मान लीजिए 5 बजे दिखाई देते हैं, तो जैसे यहाँ पे मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे दिखाई देंगे, तो गुजरात के लास्ट में सूर्य कितने बजे दिखाई देंगे, 7 बजे दिखाई देंगे, अर्थात 2 घंटे बाद यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस तरह से इसका ये जो है कि अपना स्थिति हो गई। और विस्तार में आप देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई होती है 3214 किलोमीटर होती है, 3214 किलोमीटर होती है। जबकि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2933 किलोमीटर होती है। समझ गए। पूरे भारत का इतना स्थलीय सीमा की लंबाई जो होती है, जो स्थल भाग दिखाई देते हैं, उस पूरे स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। जबकि तटीय सीमा की लंबाई जो किनारे वाला यहाँ पर देखेंगे अरब सागर है, यहाँ पे आप देखेंगे अरब सागर, ये अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर देखिएगा ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी, नीचे है आपका दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखिएगा कह रहा है कि स्थलीय सीमा की जो लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर थी, जबकि तटीय सीमा यहाँ गुजरात से लेकर ऐसे आते हैं, कर्नाटक, केरल होते, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक चले जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं। पूरे तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। कितना, 6100 किलोमीटर होती है। जबकि इसमें और पूछता है कि यहाँ पे है लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप है। यहाँ पर आएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्लस लक्षद्वीप प्लस पूरे भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, 7516.6 किलोमीटर होती है। इस तरह से ये भारत का पूरा विस्तार पाया जाता है। अब भारत के पड़ोसी देश में हमने उस दिन बता दिया था, मिट्टी के बारे में जो पढ़ाया था, तो भारत के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, भूटान देश पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण दिशा में श्रीलंका देश पाया जाता है। भारत की पश्चिम दिशा में देखा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश पाया जाता है। जबकि भारत के पूर्व दिशा में देखा जाता है बांग्लादेश यहाँ पे और म्यांमार देश पाया जाता है। इस तरह से हम अपने भारत में राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जो रक्षित क्षेत्र, हमने बताया कि वन के साथ साथ जीव जंतु के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति की भी रक्षा या सुरक्षित किया जाए, रक्षित किया जाए, ऐसे क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। हम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं हम आपको दिखा दिए। इसमें आप जो मुख्य रूप से हैं, ये जिम कॉर्बेट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ये काजीरंगा और मानस, एक सिमलीपाल, 5 ये जो होते हैं बहुत पूछते, परीक्षा में यही 5 पूछते हैं। आप 5 को ध्यान दे दीजिएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कि उड़ीसा में पाया जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मुख्य रूप से यही पूछता है, कभी कभी सरिक्का या गिर के बारे में पूछता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो गुजरात में होता है, जबकि सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपको राजस्थान में पाया जाता है।